अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्य अर्थों में वस्तुओं, पदार्थों एवं सेवाओं के आदान प्रदान या क्रय विक्रय को हम व्यापार कहते हैं। जब लेन देन दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब कोई देश अपने उत्पाद को दूसरे देशों में भेजता है तो उसे निर्यात व्यापार एवं यहां अन्य देशों से वस्तुएं मंगाता है तो इसे हम आयात व्यापार कहते हैं। जब विदेशों से आयातित वस्तुओं को पुनः देशों को निर्यात कर दिया जाता है तो उसे पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। विश्व का जो व्यापार का आधार है और आज के परिवेश में उसका जो बदलता हुआ स्वरूप है, इसके बारे हम देखेंगे। मानव सभ्यता के उदय के साथ ही साथ व्यापार की जो प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ हुई है। विकास के साथ व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया है। मनुष्य जैसे जैसे विकसित होता गया है उसका व्यापार का स्तर भी परिवर्तित होता गया है और आधुनिक होता गया है। प्रारंभ में मानवीय वस्तुएं या मानवीय जो आवश्यकताएं हैं वहीं तक उसकी व्यापार जो है वो सीमित थी। व्यापार का क्षेत्र भी बहुत ही सीमित था। एक गांव के लोग ही आपस में वस्तुओं का ही लेन देन करते थे, जिसको हम सामान्य रूप में विनिमय कहते हैं। अपनी वस्तु लेन देन के बदले में आवश्यकता की वस्तुओं लेन देन करते थे। मुद्रा के प्रचलन के और मुद्रा का जब से प्रचलन हुआ है तब से व्यापार के स्वरूप को बदल दिया और इसके क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र को इसने बहुत ही ज्यादा व्यापक कर दिया है। अब व्यापार किसी गांव, राज्य या देश तक सीमित नहीं रहा है। विश्व के सभी देश किसी न किसी रूप में एक दूसरे देश से लेन देन या व्यापार करते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश के आर्थिक विकास का मानक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो आधार हैं इसको हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला देशों का पारस्परिक संपर्क और विनिमय की इच्छा। व्यापार है तो दोनों पक्षों का पारस्परिक संपर्क हो तथा दोनों एक दूसरे से लेन देन की इच्छा रखते हों, व्यापार करने की इच्छा रखते हों। पारस्परिक संपर्क के द्वारा देश एक दूसरे की आवश्यकता से भली भांति परिचित हों। अतिरिक्त वस्तुओं का उत्पादन। व्यापार हेतु देश में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होना आवश्यक है ताकि वो अपने देश की आवश्यकता को पूर्ण करे और उसके जो अतिरिक्त या बचत वस्तु है उसको वो निर्यात करे। उत्पादों की विभिन्नता। व्यापार हेतु उत्पादों में विविधता आवश्यक है। समान वस्तुएं होने से व्यापार नहीं होगा या दूसरे राष्ट्र में हमारे यहाँ जिस वस्तु को हम अधिक उत्पादन करते हैं उसको अपने देश में अगर उत्पादित कर लेता है तो हमारे देश से वो नहीं लेना चाहेगा। आर्थिक विकास की विभिन्नताएं। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में अंतर होने से अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, ब्रिटेन औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र है। यह देश अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल एवं अपनी जरूरत के लिए अनाज, मांस और ऊन कम विकसित देशों से आयात करता है और बदलों में औद्योगिक उत्पादन उन देशों को या उत्पादित वस्तु को उन देशों को ही निर्यात करता है जहां से वह कच्चा माल प्राप्त करता है। जनसंख्या वितरण का भिन्नता। इसके बाद हमारा पांचवा, जनसंख्या वितरण असमान है। हम देखते हैं विश्व में
जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सोवियत संघ अल्प जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। अधिक जनसंख्या वाले देश उपलब्ध संसाधनों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। कम जनसंख्या वाले देश अधिक जनसंख्या वाले देशों को प्रायः खाद्यान्न एवं कृषि उपजों का निर्यात करते हैं। विदेशी पूंजी का निवेश, निर्धन देश बड़े बड़े उद्योगों के लिए पूंजी जुटाने में स्वयं में सक्षम नहीं होते हैं। विकसित एवं संपन्न देश जैसे हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में अपनी पूंजी लगाते हैं, जिससे उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल, धातुअयस्क, भोज्य पदार्थ आदि सुलभ होते हैं और उनके यहाँ के निर्मित माल के लिए ये देश मंडियों की भूमिका निभाते हैं। जैसे ब्रिटेन ने भारत में चाय बागान और मलेशिया में रबर बागान में पूंजी निवेश किया। उन्नत परिवहन के साधन या विकसित परिवहन की व्यवस्था। उन्नत परिवहन साधनों के अभाव में अधिक एवं उत्तम कोटि का माल भी मंडियों में न पहुंचने के कारण व्यर्थ हो जाता है। अतः परिवहन साधन जितने ही अधिक उन्नत और विकसित या आधुनिक होंगे, व्यापार ही उतना ही अधिक हमारा विकसित होगा। हम देखते हैं आज विश्व में तीव्रगामी एवं भारी परिवहन क्षमता वाले परिवहन साधनों के विकास के कारण ही भारी माल जैसे कोयला, पेट्रोलियम, उर्वरक आदि का व्यापार बढ़ा है। इसके बाद हमारा आता है सरकार की व्यापार नीति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो सरकारी नीति है वो उदारवादी होना आवश्यक है। उसमें सरकारी नियमों में ढिलाई देना आवश्यक होती है, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो विकसित होगा। राजनीतिक संबंध हम देखेंगे। राजनीतिक संबंध के अंतर्गत परस्पर अच्छे संबंध वाले देशों के बीच व्यापार जो है वो भली भांति विस्तारित होता है। देश की स्थिति, भौगोलिक स्थिति की व्यापार में प्रभावपूर्ण होती है। जैसे हम देखेंगे ब्रिटेन विश्व के समस्त जलमार्गों और वायु मार्गों का केंद्र बिंदु है, इसलिए आज भी ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही उन्नत एवं प्रगतिशील है। इसके बाद हम देखेंगे जनरुचि। ब्रिटेन वासी चाय और संयुक्त राज्य अमेरिका निवासी कॉफी, कहवा पीने में रुचि रखते हैं। अतः ब्रिटेन चाय और संयुक्त राज्य अमेरिका कॉफी का आयात करते हैं। युद्ध एवं शांति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए शांति का बने रहना आवश्यक है, क्योंकि युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र का ही व्यापार होता है। अन्य सभी सामग्रियों का जो व्यापार है, आयात निर्यात है, वो प्रतिबंधित हो जाता है, बंद हो जाता है। उत्पादों की गुणवत्ता। अच्छा, अधिक उपयोगी एवं टिकाऊ उत्पाद की मांग सदैव एवं सर्वत्र होती रहती है, जिसके आधार से हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत ज्यादा विकसित होता है। राष्ट्रीय आय। संपन्न देशों के लोगों की आय अधिक होने के कारण क्रय शक्ति भी अधिक होती है, तथा निर्धन देशों के लोगों की कम आय के कारण क्रय शक्ति भी कम होती है। फलस्वरूप व्यापार भी उसमें प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हम लाभ देखेंगे, क्या क्या इसमें लाभ है। सबसे पहला, आयात द्वारा कच्चे माल की पूर्ति संभव होती है। व्यापार से संबंध सुधरते हैं। सहयोग, सद्भावना तथा एक दूसरे राष्ट्रों के बीच में मित्रता एवं सहयोग की जो भावना है वो बढ़ती है।
सूखा एवं अकाल का सामना आयात द्वारा करने में सफलता मिलती है। प्रतिस्पर्धा की भावना के उत्तम कोटि तथा विभिन्न प्रकार के नए नए रूप में उत्पाद सुलभ होता है और नवीन आविष्कारों एवं खोजों को इसमें प्रोत्साहन मिलता है। उपभोक्ता को उत्तम एवं सस्ती वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कोई देश किसी वस्तु का आयात तभी करता है जब उसका वहां उत्पादन अधिक महंगा पड़ता है, अतः आयात से सस्ता माल मिल जाता है। आज के परिवेश में हम देखेंगे विश्व व्यापार का जो बदला हुआ स्वरूप है वो कैसा है। समय के साथ साथ विश्व व्यापार में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। इसमें हम 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में प्राथमिक पदार्थों को सम्मिलित किया गया है, जैसे हमारे खाद्य पदार्थ, कच्चे माल, खनिज आदि के व्यापार की प्रमुखता है। द्वितीय अवस्था में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के पश्चात निर्मित वस्तुओं का व्यापार बढ़ा गया है। प्राथमिक पदार्थों के व्यापार की प्रक्रिया जारी रही है। और तृतीय अवस्था, इस अवस्था में आते आते तक सेवाओं के व्यापार का जो महत्व है वो बढ़ा है। व्यापार की मात्रा हम देखेंगे। मूलभूत परिवर्तन के अंतर्गत किसी देश के व्यापार की गणना प्रायः वस्तुओं की कुल मात्रा तथा आदान प्रदान की गई वस्तुओं के मूल्य के द्वारा की जाती है। विभिन्न देशों के बीच व्यापार की मात्रा में भिन्नता उत्पादित पदार्थों एवं सेवाओं की प्रकृति तथा द्विपक्षीय संधि या उनके राष्ट्रों के बीच जो समझौता है उस पर निर्भर करती है। व्यापार की संरचना, विश्व व्यापार की मात्रा तथा व्यापार में हमेशा परिवर्तन होता रहा है। हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस विश्व के आधे से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकार जमाए हुए हैं। विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी परिवर्तन भी हुआ है। जहां विकसित राष्ट्रों के नई व्यापारिक समझौते हुए हैं, वहीं अनेक पराधीन देश स्वतंत्र होकर अपने व्यापार को नया रूप देने में जुट गए हैं। सन 1970 तक के व्यापारिक ढांचे में जापान में अत्यधिक आर्थिक प्रगति, विश्व की व्यापारिक मंडियों में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य औद्योगिक राष्ट्रों की प्रतिद्वंदिता, यूरोपीय साझा बाजार के व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार, ब्रिटेन और फ्रांस का गिरता प्रभाव, नवोदित राष्ट्रों के आपसी संबंधों में वृद्धि और व्यापार के क्षेत्र में बहुत बदलाव लाया है। विश्व व्यापार के प्रमुख प्रवृत्तियां हम देखेंगे। अधिकांश देश औद्योगिकरण में स्वावलंबी बनने के लिए अधिक से अधिक आधारभूत खनिज, मशीनों और पूंजीगत सामान का आयात करते हैं। वर्तमान में प्रायः अधिकांश देश मौलिक उपकरण, कारखानों में निर्मित वस्तुएं, मशीनों का अधिक आयात करते हैं। अधिक जनसंख्या वाले देशों द्वारा विकसित देशों से खाद्यान्नों के आयात की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विकसित देशों में कच्चे माल का आयात बढ़ रहा है। निर्यात व्यापार का हम देखेंगे। प्रमुख प्रवृत्तियां निर्यात व्यापार की। विकसित देशों के निर्यात में मुख्यतः तैयार माल, मशीनें इत्यादि होती हैं, जबकि विकासशील देश ज्यादातर कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल का निर्यात करते हैं। कुछ वर्षों से विकासशील देशों से भी निर्यात में वृद्धि हुई है। प्रमुख निर्यातक देशों में चीन, कोरिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना, मेक्सिको आदि देश हैं। विकासशील देशों से मुख्यतः बागानी कृषि वस्तुएं, खनिज, तंबाकू, शक्कर, सूती, रेशमी वस्त्र, खनिज तेल आदि निर्यात विकसित हो रहे हैं। विकासशील देशों में आपस में
मुख्यतः भारी व हल्के इंजीनियरिंग माल, शक्कर, पेट्रोलियम, सीमेंट, सूती रेशमी वस्त्र, इस्पात एवं विद्युत सामग्री निर्यात होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार की या विश्व व्यापार के संगठन की जो भूमिका है उसको हम देखेंगे। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक देशों के मध्य जो व्यापारिक संधियां की गई हैं, व्यापारिक संघों की स्थापना की गई हैं, उनमें प्रमुख रूप से गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड जिसको हम बोलते हैं गेट संगठन की स्थापना 1948 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार के प्रतिबंधों को हटाकर या कम करके सदस्य देशों के व्यापार में वृद्धि करना है। वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देश इस संगठन के सदस्य हैं। जनवरी 1995 में गेट का स्वरूप बदलकर विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बन गया है। भारत एवं गेट के बारे में हम देखेंगे तो गेट समझौता के अंतिम प्रावधानों का व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। भारत 1948 से गेट का सदस्य है। भारत उन 117 देशों में एक है जिन्होंने समझौते को या गेट समझौते को अंतिम रूप दिया है। यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, इस व्यापारिक संघ का निर्माण जनवरी 1958 प्रारंभ में फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग देश इसके सदस्य थे। बाद में यूनान, टर्की, ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड इसके सदस्य बन गए तथा अफ्रीका महाद्वीप के 18 देशों को इस संस्था के संरक्षण में लिया गया है। उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संघ, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका संगठन 1988 संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए किया गया है। 1994 में मेक्सिको भी इसका सदस्य बना है। अब इस संघ में लैटिन अमेरिकी देशों को भी सम्मिलित किया गया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उसमें इसके अंतर्गत यह संगठन 1960 में बगदाद में हुई एक कॉन्फ्रेंस के निर्णय के अनुसार बनाया गया है। प्रारंभ में इसके 5 सदस्य थे, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। बाद में कतर, अबू धाबी, बहरीन, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया तथा इक्वेडोर भी इसके सदस्य बन गए हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई संघों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको हम एशियान कहते हैं, इस संघ का संगठन 1967 में हुआ। इसके सदस्य देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर तथा फिलीपींस हैं। आसियान का मुख्य उद्देश्य व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना है। वर्तमान में भारत भी इसका सह सदस्य है। इसके बाद हमारा आता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षिण एशिया के उत्पाद या उत्थान और आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मित इस संगठन के निर्माण में भारत की अहम भूमिका रही है। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार को विकसित करना है। इस संघ के सदस्य देशों का आपसी सहयोग अभी प्रारंभिक अवस्था में है।
भारत का विदेशी व्यापार हम देखेंगे तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। अमेरिका, एशिया एवं आसियान, यूरोप और अफ्रीका। अमेरिका का हम व्यापार का अध्ययन करेंगे तो भारत के उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा से अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। 2008-9 में भारत के आयात का 10.2% अमेरिका से किया गया, जिसमें से 6.9% उत्तरी अमेरिका, 3.3 लैटिन अमेरिका देशों से आयात हुआ है। 2008 और 9 में भारत ने कुल निर्यात का 15.5% अमेरिका को किया। इसमें 12.2 उत्तरी अमेरिका, 3.3 लैटिन अमेरिका को निर्यात किया गया है। निर्यात के अंतर्गत चाय, कहवा, कोको, रबर, जूट, मैग्नीज, अभ्रक, कागज व लकड़ी के सामान सम्मिलित है। दूसरा हमारा आता है आसियान देश या एशिया। भारत का सबसे अधिक व्यापार एशिया व आसियान देशों में होता है। इसके अंतर्गत पूर्वी एशिया व आसियान देशों में होता है। पूर्वी एशिया के देश आसियान देश, उत्तरी पूर्वी एशिया तथा अन्य देश से आते हैं। इन देशों से भारत का आयात 61.9 है, जबकि निर्यात व्यापार 49.9% है। एशिया के पेट्रोल निर्यातक देश जैसे संयुक्त अरब अमीरात, इराक, सऊदी अरब आदि हैं। इसके बाद तीसरा हमारा जो विश्व व्यापार के अंतर्गत भारत का विदेशी व्यापार का रूप है, उसमें यूरोप आता है हमारा। यूरोप भारत से लगभग 1/4 व्यापार होता है भारत का हमारा यूरोप से। 2008-9 में भारत का 21.1% आयात, जिसमें से 14.1 यूरोपीय संघ के देश, 4.8% पश्चिमी यूरोप के शेष भागों से, बाल्टिक देशों में 2.2%, जबकि भारत का निर्यात व्यापार 22.7%, जिसमें 21.2 यूरोप संघ, पश्चिमी यूरोप के शेष भागों में 1.4, पूर्वी यूरोप में 0.1 तथा बाल्टिक राज्य रूस सहित में 0.0% रहा है। इसके बाद चौथा हमारा आता है अफ्रीका। अफ्रीका से भारत का व्यापार भाग 6.2% है। निर्यात व्यापार 6.1% है। अफ्रीका का अधिकांश क्षेत्र विकसित होने के कारण भारत का विदेशी व्यापार दक्षिणी अफ्रीका, नाइजीरिया व सेनेगल से